तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इस चैप्टर को बहुत ही स्मूथली खत्म करेंगे। ठीक है। और ट्राई करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करने का। और एक तरीके से ये रिवीजन लेक्चर है, लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि अगर टेस्ट से पहले रिवीजन करने का और सोचते हैं कि जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाता तो मेरा एक अच्छा रहता, तो उनके लिए वीडियो सबसे बेस्ट होगा। हालांकि ये वीडियो में एक एक लाइन एनसीईआरटी का कवर किया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ा गया है, तो एनसीईआरटी इसमें पूरा कवर्ड है। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर है, हर एक चीज इसमें बताया गया है। ठीक है। और इस नोट्स को आप अपना प्रॉपर मेन नोट्स की तरह भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, 1 सेकेंड। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा। मैं तो अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन चूंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो आप लोग एक बार ना एक बार जरूर पढ़े होंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी इससे पहले कहता है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग अभी पढ़ के आए कि हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में हमारे बॉडी में इतने सारे फंक्शन होते हैं। तो क्या खुद ब खुद होते हैं? तो नहीं, ये किसी ना किसी के कंट्रोल में है। सेल को लगातार काम करना है। ठीक है। तो उस पे हम लोग का न्यूरल कोऑर्डिनेशन मतलब हेल्प करता है। ब्रेन हम लोग का हेल्प करता है कि हर एक सेल अपना काम टाइम टू टाइम करे। ठीक है। हर सेल को अपना लाइफ जीवन बिताने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को लगातार करते रहने के लिए उसको कुछ ना कुछ कंट्रोल, कोई ना कोई कंट्रोल होगा करने के लिए, तो ही तो वो टाइमली हर एक चीज करेगा। तो वही बात कहता है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट तो होता है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन ये फास्ट तो होता है, जैसे कोई स्टिमुलस मिला आपको, चींटी, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चींटी काट लिया। ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन के थ्रू एकदम फास्ट हुआ, एकदम हाथ यहाँ गया नहीं कि आपको फील माइंड में हो गया। ठीक है। तो ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे और एक और इसका डिमेरिट क्या है कि नर्व फाइबर सारे सेल, ऑल सेल के पास इंटरवेट, यानी हर सेल के पास नर्व फाइबर नहीं पहुंचा हुआ है। नर्व फाइबर का नेटवर्क हर सेल के पास नहीं पहुंचा हुआ है, लेकिन हर सेल को लगातार काम करना है। तो एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे जरूरत पड़ा, और स्पेशल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड किया गया। यहाँ पे जरूरत पड़ा, उसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बॉडी में देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन यानी कोई भी काम, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में कोई भी काम हमारा बॉडी कर रहा है। ठीक है। हमारा बॉडी में सबसे पहले माउथ खाना ले रहा है, तो उसी के साथ साथ पेट में, स्टोमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ये कोऑर्डिनेटेड वे में है कि हाँ खाना आया, किस आखिर कोई ना कोई यहाँ पे कंट्रोल कर तो रहा है कि खाना आया तो पता चला कि हाँ खाना आ रहा है, तो एक पेट एचसीएल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डाइजेशन स्टार्ट हो गया। कि यानी ब्रेन, स्टोमक, माउथ सारे ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कौन कौन हमारे बॉडी में प्रोवाइड करता है? ये एक तो न्यूरल सिस्टम और एक इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम वाला आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी केमिकल के द्वारा हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है और कैसे हमारे बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में इन्हीं केमिकल की मदद से काम कर रहा है। तो एक बेसिक डिफिनेशन पहले के जमाना का था, कि बेसिक डिफिनेशन ये था कि केमिकल प्रोड्यूस बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू डिस्टिंक्ट टारगेट। इंडोक्राइन ग्लैंड सबको पता होना चाहिए, टिश्यू चैप्टर में ही बताया जाता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसके पास डक्ट नहीं होता है। आप लोग ऐसे याद रख सकते, इंड मतलब डक्ट इंड हो गया है, डक्ट इंड हो गया है, डक्ट खत्म हो गया है, यानी उसके पास डक्ट नहीं है। तो पुराना डिफिनेशन ये कहता था कि इंडोक्राइन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला केमिकल ही हार्मोन कहलाता है। ये पुराना डिफिनेशन है हार्मोन का। हार्मोन का पुराना डिफिनेशन ये कहता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला ही केमिकल हार्मोन कहलाता है, और वो हार्मोन ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो ब्लड में ही रिलीज होगा, और अपने डिस्टिंक्ट टारगेट के पास ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहां पे अपना जाके काम कर देता है। लेकिन इस डेफिनेशन से बहुत ऐसा हार्मोन था, बहुत ऐसा केमिकल था जो हमारे बॉडी में हार्मोन की तरह काम करता है, लेकिन वो छूट रहा था। ठीक है। तो एक नया डिफिनेशन लाया गया और कहा गया हार्मोन जो है वो नन न्यूट्रिएंट है। एक एक लाइन इसका याद रखना है कि हार्मोन जो है नन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है। इंटर मतलब दो सेल के बीच के लिए मैसेंजर का काम करता है। दो सेल के बीच में अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है।
ये हार्मोन का एक्चुअल डिफिनीशन था। याद रखना है कि एक पॉइंट, नॉन न्यूट्रिएंट होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, एकदम छोट कम मात्रा में बनता है। इसके कारण हम, ये नए डिफिनीशन के कारण क्या हुआ कि बहुत ऐसा केमिकल, और ऐसा केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं रिलीज होता है, फिर भी वो हार्मोन कहलाता है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो भी कवर हो गया। पुराने डिफिनीशन में क्या दिक्कत था कि ये सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हार्ट भी हम लोग का कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर से हार्ट के अलावा हम लोग का लीवर भी कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो मतलब और भी कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन वो पार्टिकुलर इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। वो ऐसे समझ सकते हैं पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, हार्मोन के लिए वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो वो सारे ग्लैंड सब छूट जा रहे थे, ये पुराने डिफिनीशन से। लेकिन ये नए डिफिनीशन से हर एक चीज कवर हो गया कि हार्मोन का नॉर्मल डिफिनीशन है, वो नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है और ट्रेसेस अमाउंट में। कौन रिलीज कर रहा है कौन नहीं रिलीज कर रहा है, इसका बात ही खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया। एक ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि पार्टिकुलर इंडोक्राइन ग्लैंड ही है, उसका काम ही है हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है। वो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल, पैनक्रियाज, थाइमस, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड और गोनाड, जैसे कि ओवरी और टेस्टिस, ठीक है। और इनऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड, जिनका काम तो हार्मोन रिलीज करना नहीं है, लेकिन वो पार्ट, ऐसे समझ सकते हैं कि पार्ट टाइम टाइम जॉब की तरह वो हार्मोन रिलीज कर देते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे बॉडी एब्डोमेन में जो स्टोमक में पाया जाता है, वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये सारे इनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड है, पार्टिकुलर इंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन के लिए ही ये बने हुए हैं, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड कहा गया, ठीक है। अब इन सारी चीजों का लोकेशन हम लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर अटैच कर लिया, एनसीईआरटी का है। बस आपको याद रखना है कि ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जस्ट बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, हल्का शॉर्ट जूम करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जस्ट बगल में ये एक अजीब ऐसा स्ट्रक्चर जो आप लोग को दिख रहा है, इस टाइप का, ये पीनल ग्लैंड है, याद रखना है, ठीक है। पिट्यूटरी, इस पोजीशन पे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जस्ट उसके ऊपर ही थैलेमस पाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। हाइपोथैलेमस यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोकेशन नहीं दिया, पढ़ना तो थैलेमस भी है, बस यहाँ पे लोकेशन नहीं दिया, फिगर में बात नहीं किया हुआ है, इसीलिए लोकेशन के लिए तो नहीं आएगा। ये है थायराइड, और थायराइड के ही जस्ट पीछे, ये अगर आगे से आप लोग को थायराइड दिख रहा है, तो इसके जस्ट पीछे बैक साइड पे पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है, ठीक है। ये ट्रैकिया आपका हो गया, ट्रैकिया के जस्ट नीचे थाइमस होता है, ठीक है। थाइमस हो गया, उसके बाद ये अपना पैनक्रियाज हो गया, सबको पता है। किडनी के जस्ट ऊपर एक, दोनों किडनी के दोनों ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। ये अगर मेल है तो टेस्टिस और फीमेल है तो ओवरी भी पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हम अपना वापस से इस चैप्टर पे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे ग्लैंड को पढ़ेंगे, एक एक करके सारे ग्लैंड को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला ग्लैंड है हम लोग का हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस हम लोग के ब्रेन का पार्ट है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये सारे ब्रेन का पार्ट है। तो अगर कोई ऑर्गन है, और वो अगर कोई ग्लैंड है या ऑर्गन है, अगर वो ब्रेन का पार्ट है, तो उसके अंदर कौन सा सेल पाया जा रहा होंगे? जाहिर सी बात है, उसके अंदर न्यूरॉन ही पाया जा रहा है, उसका सेल कौन सा होगा? न्यूरॉन सेल होंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का सबसे पहले कहता है कि ये पार्ट ऑफ बेसल डायंसेफोलोन है, ठीक है। पहले पढ़ाया जाता था, ये फोर ब्रेन का समझ सकते हैं, फोर ब्रेन का प्रिमिटिव वर्जन है, जैसे फोर ब्रेन इसी से इवॉल्व होके आया है, ठीक है। तो डायंसेफेलॉन को नॉर्मली फोर ब्रेन पहले पढ़ाया जाता था, अब उतना डिटेल नहीं है, बस एक वर्ड है एनसीईआरटी में, इतना ही जान लीजिए कि बेसल पार्ट के हाइपोथैलेमस जो है बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन है, डायंसेफेलॉन का बेसल पार्ट है। इसके पास बहुत सारा सिक्रेटरी, सबसे पहले देखो, सिक्रेटरी सेल है इसके अंदर, चूंकि ये ग्लैंड है तो इसके अंदर का सेल कैसा होगा? सिक्रेटरी सेल होगा, ठीक है। और चूंकि वो सेल न्यूरॉन से बना हुआ है, तो इसीलिए उसको न्यूरो सेक्रेटरी सेल कहा कह दिया गया। और न्यूरो सेक्रेटरी सेल को पार्टिकुलरली हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई कहा जाता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में उस न्यूरो सेक्रेटरी सेल को न्यूक्लियाई कहा जा रहा है कि इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल, जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दिस हार्मोन रेगुलेट एंड सिंथेसाइज द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। और ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करेगा, वो किसको कंट्रोल करेगा? वो पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करेगा। कैसे? उसके सिंथेसिस को और उसके सिक्रीशन को। हाइपोथैलेमस
कहा जाता है मास्टर ऑफ, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये तो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को कहा जाता था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी ये मास्टर ग्लैंड है, मास्टर का भी मास्टर है हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस बाप है, ऐसे समझ सकते हैं, हाइपोथैलेमस बाप है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है कि कब तुम हार्मोन बनाओगे, अब और कब तुम हार्मोन सिक्रीट करोगे, कब बनाओगे ये भी डिसाइड करता है और कब सिक्रीट करोगे ये भी डिसाइड करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। किस पे, तो पिट्यूटरी के, पिट्यूटरी के हार्मोन पे कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस की, कब तुम, जब हम ऑर्डर देंगे तब बनाना और जब हम ऑर्डर देंगे तब सिक्रीट करना, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन दो टाइप का होता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस का हार्मोन आपको रिलीजिंग में ही 10-20 टाइप का हो जाता है, 10-20 टाइप इन द सेंस की कम से कम 10 तो होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक भी, मतलब जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं एक्यूरेट एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। अब वो सारा मैं हार्मोन अगर मैं लिखवा दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और जो मेन एनसीईआरटी में रहता है वही आदमी मिस कर देता है। तो वही मैंने लिखा जो एनसीईआरटी में दो हार्मोन दिया हुआ है, एक जीएनआरएच और एक सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में मेनली दो टाइप का हार्मोन पाया जाता है, एक तो रिलीजिंग टाइप, एक इनहिबिटिंग टाइप, ठीक है। रिलीजिंग टाइप कहने का मतलब हुआ जीएनआरएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब इसी तरह हाइपोथैलेमस में एक ये एक रिलीजिंग हार्मोन है, इसी तरह बहुत सारा रिलीजिंग हार्मोन है, वो सब अभी मैं एक तरीके से आपको एक झलक बता दूंगा कि कैसा होता है। लेकिन अभी के लिए आपको एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस दो टाइप का हार्मोन पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस दो टाइप का हार्मोन बनाता है, एक रिलीजिंग टाइप, एक इनहिबिटिंग टाइप। इनहिबिटिंग का बहुत सारा हार्मोन होता है, लेकिन एक एग्जांपल दिया है सोमैटोस्टैटिन, जिसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, उसको इनहिबिट करना इसका काम होता है। क्योंकि इनहिबिट करना काम होता है इसीलिए ये इनहिबिटिंग वाले हार्मोन के कैटेगरी में डाल दिया गया है। हाइपोथैलेमस एक सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसका काम होता है पिट्यूटरी पे एक्ट करके ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाता है और सोमैटोस्टैटिन उस ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। अब आते हैं रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसी तरह एक ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक रिलीजिंग हार्मोन, बहुत सारा रिलीजिंग हार्मोन है। एनसीईआरटी में मात्र एक रिलीजिंग हार्मोन का बात किया गया है, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन यानी जीएन को, नॉर्मल इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीएन को, गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। और गोनाडोट्रोपिन कौन कौन सा होता है, तो एफएसएच और एलएच, ठीक है। तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन को बनाता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, किस हार्मोन के थ्रू, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू। ये हार्मोन जीएनआरएच एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और बोलेगा कि तुम हाँ सिंथेसाइज करो और सिक्रीट करो, पिट्यूटरी बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी हम लोग देखेंगे, पिट्यूटरी का तीन पार्ट होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देखेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाता है, यानी एफएसएच और एलएच, ठीक है, जिसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच हार्मोन। जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और कहता है कि तुम अपना एफएसएच और एलएच को रिलीज करो, ठीक है। तो ऐसा आप देखिएगा ना, अभी हम एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, लेकिन जितना भी रिलीजिंग हार्मोन है ना, उसी तरह जैसे पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है गोनाडोट्रोपिन, तो उसके आगे जीएनआरएच, जीएन के आगे आरएच लगा दिए, ठीक है। तो मतलब बहुत, जितना भी पिट्यूटरी का हार्मोन होगा उसके आगे आगे आप आरएच लगा दीजिएगा, तो वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन हो जाएगा, मतलब हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल कर रहा है, एकदम सिंपल सा है। लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अब यहाँ से फास्ट चलेंगे थोड़ा सा, हाइपोथैलेमस मेन था, बाकी हर एक चीज समझाएंगे लेकिन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, ये अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू, ठीक है। अभी हम लोग फिगर में भी, यहाँ पे फिगर में भी देखेंगे, एक स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, बोनी कैविटी में प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम होता है सेला टर्सिका, ठीक है, जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। अब ये एक एनाटोमिकल यूनिट है, सॉरी एनाटोमिकली यूनिट गलती से बुला गया, ठीक है। ये एनाटोमिकली डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, ठीक है। एनाटोमिकली मतलब अंदर से, एनाटोमी मतलब अंदर से, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हम लोग ऊपर से देखते हैं, मॉर्फोलॉजी बताते हैं, एनाटोमी मतलब अंदर से। तो ये अंदर से डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, एडिनोफाइसिस और न्यूरोफाइसिस, चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो अंदर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्स डिस्टेलिस, एक पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और न्यूरोफाइसिस का एक ही पार्ट है, वो है पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब हम लोग फिगर में आते हैं, ठीक है।
फिगर में आते हैं, ये अपना हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के अंदर चूंकि ये ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन पाए जा रहे हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर उसका न्यूरॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक स्टॉक है और जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है, ये एक स्टॉक है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये आगे वाला है तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी और ये हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब हम लोग वापस से आते हैं, इधर देखते हैं। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो देखे हम लोग, वो उसी को कहा जाता है न्यूरोफाइसिस, उसी को कहा जाता है पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा भी उसी को कहा जाता है, न्यूरोफाइसिस भी उसी को कहा जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी उसी को कहा जाता है। तीनों नाम उसी का है, किसका? पीछे वाले का, ठीक है। अब एडिनोफाइसिस में देखा जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। वापस यहाँ पे आते हैं, ये हुआ अपना एडिनोफाइसिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एडिनोफाइसिस दो पार्ट में बटा हुआ है, एडिनोफाइसिस दो पार्ट में बटा हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं आप। एडिनोफाइसिस दो पार्ट में बटा हुआ है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक बीच में जो रह जाता है, ये है बीच वाला, ठीक है, जिसका नाम है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, जिसका नाम ही है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा था, इस पूरे स्ट्रक्चर को, होल स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहेंगे? एडिनोफाइसिस, ठीक है, एडिनोफाइसिस। आगे वाला एडिनोफाइसिस, ठीक है। और एडिनोफाइसिस जो आगे वाला है, उस आगे वाले का भी एक आगे दो दो पार्ट में बचा हुआ है, बटा हुआ है। मैंने बताया कि एडिनोफाइसिस दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। ये आगे वाला जो है, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा है। इसके इधर एंटीरियर पिट्यूटरी और बीच में छोटा सा, एकदम छोटा सा पार्स इंटरमीडिया है, पार्स इंटरमीडिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पार्स इंटरमीडिया है, ये बीच में पार्स इंटरमीडिया पाया जाता है। ये आपका हो गया पार्स डिस्टेलिस, आगे वाला पार्स डिस्टेलिस, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहेंगे। यही एंटीरियर पिट्यूटरी को दूसरा क्या कहेंगे? पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस भी कहेंगे, ठीक है। अब ये आप लोग एक बार पहचान गए कि किस पार्ट को क्या कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये 6 हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इस 6 हार्मोन को ट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है, इस 6 हार्मोन को ट्रॉफिक हार्मोन भी कहा जाता है। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज करता है। अब यहाँ पे एक कैच है, हम लोग देखते हैं, पहले इस पे देख लेते हैं। पार्स डिस्टेलिस, जिसको एंटेरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है, पार्स इंटरमीडिया का दूसरा कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है। एडिनोफाइसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अब एंटेरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फिर से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फिर से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है, ठीक है, ये 6 हार्मोन। अब देखिए, ग्रोथ हार्मोन, जैसे अब इसी, ये सारे, ये जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन दिख रहा है, इस सारे के लिए एक एक, हर के लिए एक एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन बनाया गया था। तो टीचर लोग उसको पढ़ाते हैं सारे का। अब इस हार्मोन के लिए भी एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन होगा, इस हार्मोन के लिए भी एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन होगा जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने उस सारे हार्मोन को नहीं पढ़ा, बस हम लोगों ने गोनाडोट्रोफिन के लिए पढ़ा और एक ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटरी वाला बात पढ़ा, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिट वाला पार्ट पढ़ा कि जो इनहिबिट करता है कौन? सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। और उसी तरह जीएनआरएच के बारे में पढ़ा, तो सबको नहीं पढ़ा बस, ठीक है। तो याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 हार्मोन पाए जाते हैं, वो 6 हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। पार्ट्स इंटरमीडिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। पार्स नर्वोसा में एक कैच क्या है, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है? इट इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के न्यूरल रेगुलेशन के डायरेक्ट कंट्रोल में है, ठीक है। कैसे? ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्टली कंट्रोल में है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, यानी पार्स नर्वोसा, जिसको न्यूरोफाइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। ये अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में है किसमें? हाइपोथैलेमस के। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कि सिंथेसाइज किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। आप समझ रहे हैं कि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन को बनाता है, ठीक है, एक वैसोप्रेसिन और एक ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन को अपने न्यूरॉन के थ्रू, सेक्रेटरी न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पोर कर देता है और
पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर भी करता है और टाइम आने पे रिलीज भी करता है। यानी ये अपना हार्मोन नहीं रिलीज कर रहा है, अपना ये कोई हार्मोन नहीं रिलीज करता है, सॉरी, अब ये अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन को स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है। कौन कौन? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। इसीलिए इसको अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में के लिए बोला गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक पोर्टल सर्कुलेशन भी दिख रहा है कि ये कैसे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, मान लीजिए यहाँ पे एक जीएनआरएच का हम लोग एग्जांपल देख लिए। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन यहाँ इसके अंदर जीएनआरएच बनाएगा और वो पोर कर देगा एक पोर्टल सर्कुलेशन में, ठीक है, जो कि ब्लड का सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन इसमें रिलीज कर देगा और वो चला जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो ये जीएनआरएच यहाँ से ट्रेवल करके एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया और यहाँ पे जीएन को यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहा कि तुम रिलीज कर दो गोनाडोट्रोफिन्स। कौन कौन? एफएसएच और एलएच को कहा रिलीज कर दो। कौन कहा? तो जीएनआरएच कहा। कैसे आया? तो ये पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए, ये पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गया और बोला एंटीरियर पिट्यूटरी को कि तुम अपना एफएसएच और एलएच रिलीज कर दो। एक बेसिक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ हार्मोन का यहाँ पे डिजीज भी दिया हुआ है। ओवर सिक्रीशन हो जाने के कारण ग्रोथ हार्मोन का जायंटिज्म होता है, लो सिक्रीशन हो जाने पे ग्रोथ हार्मोन का ड्वार्फिज्म होता है। और ओवर सिक्रीशन में ही दो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक ओवर सिक्रीशन नॉर्मल है, एक एक्सेस सिक्रीशन अगर एडल्ट में हो जाए और डिसफिगरमेंट एंड प्रीमेच्योर डेथ हो जाए। अगर ओवर सिक्रेशन नॉर्मल है तो जायंटिज्म हो गया, ठीक है। अगर ओवर सिक्रेशन हो गया और एडल्ट में डिसफिगरमेंट हो गया कि कोई पार्ट अगर ज्यादा बड़ा हो गया, कोई पार्ट अगर छोटा ज्यादा छोटा रह गया, इस टाइप का कुछ हुआ और प्री मैच्योर डेथ भी देखा गया, उसको एक्रोमीगेली कहा जाता है, जिसको डायग्नोसिस करना अर्ली स्टेज में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और एक बार हो जाता है तो ये डेथ भी कर ही देता है अगर अनचेक्ड रह गया, और चूंकि अर्ली स्टेज पे डायग्नोस भी करना मुश्किल ही होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये सारे हार्मोन जो हम लोगों ने देखा, ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक एक करके इसका काम देखते हैं, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन क्या कराता है? प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है। और दूसरा मिल्क फॉर्मेशन कराता है। मिल्क फॉर्मेशन याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन और आगे ऑक्सीटोसिन आता है, लोगों को हमेशा इसमें दिक्कत होता है, ठीक है। तो रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाता है, ठीक है, और मिल्क फॉर्मेशन कराता है मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। अब आगे देखते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा किसको? सिंथेसिस और सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम अपना हार्मोन को सिंथेसिस कर लो और सिक्रेट कर दो, ठीक है। सब यहाँ पे ऑर्डर की तरह है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर दिया? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी किसको ऑर्डर देगा? बाकी सारे ग्लैंड सबको पिट्यूटरी ऑर्डर देगा। इसको कहा गया मास्टर ग्लैंड, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, इसको कहा गया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो ये इसको ऑर्डर दे, बाकी सबको सारे ग्लैंड को ऑर्डर देगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन को कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। यहां से याद रखिएगा मात्र यहाँ पे एक है एमएसएच मेलानोसाइट, दो है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, बाकी सब इधर ही आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो टीएसएच क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है जो कि थायराइड पे एक्ट करता है और कहता है कि तुम अपना हार्मोन सिंथेसाइज कर लो और सिक्रीट कर लो। अब आते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ये किस पे एक्ट करता है? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और कहता है कि तुम अपना सिंथेसिस और सिक्रीशन कर लो, किसको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि एक स्टेरॉयड हार्मोन है, उसका सिंथेसिस और सिक्रीट करो। अब आते हैं एलएच। एलएच मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, और पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। मेल में इसका काम क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, आप लोगों को पता होगा ये एंड्रोजन जो होता है मेल का मेन हार्मोन होता है, ठीक है। और फीमेल में ये इंड्यूस कराता है ओव्यूलेशन एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। आप लोग को ग्राफ होगा एलएच सर्ज जो आता है, जो सबसे हाईएस्ट पिक होता है, तो जो कि ओव्यूलेशन करवाता है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। एलएच जो होता है ओव्यूलेशन, ये आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ना होता है, ठीक है। तो और कॉर्पस ल्यूटियम को वो मेंटेन भी करता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को वो मेंटेन भी करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर कर जाता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग को याद होगा, ये 12 में ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब एफएसएच भी मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। एफएसएच मेल में क्या करता है? ये एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट दोनों मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है। एंड्रोजन और एफएसएच दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। फीमेल में एफएसएच क्या कहता है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ये ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। अब आते हैं एमएसएच, क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किस पे काम, एक्ट ऑन मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट पे एक्ट करेगा, ठीक है, और रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, मेलेनोसाइट पे एक्ट करेगा और कहेगा कि तुम अपना मेलानिन, यानी मेलानिन, मेलानोसाइट्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलानिन, ठीक है। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का है, वो एक्ट करेगा मेलानोसाइट्स पे और कहेगा कि तुम अपना हार्मोन मेलानिन रिलीज करो, जो कि रेगुलेट करेगा पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इसीलिए इसको चाइल्ड के बर्थ टाइप पे विगरस कॉन्सेंट्रेशन के लिए इसका जरूरत होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है विगरस कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और यहीं से आप लोग को याद रखिएगा, चाइल्ड बर्थ की टाइम अगर कॉन्ट्रैक्शन इसका करवा सकता है, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है, तो क्या मिल्क इजेक्शन वक्त मेमरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकता है। इसीलिए मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन कौन करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराता है, तो प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा। और मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ और भी प्रोलैक्टिन ही कराता है। अब आते हैं वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन किसका है, किसका है, याद कीजिए, माइंड में सीक्वेंस से रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, बीच वाला पार्स इंटरमीडिया, लास्ट वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लास्ट वाला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कह रहे हैं, तो लास्ट वाला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वैसोप्रेसिन किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है, तो वैसोप्रेसिन जो है किसके द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वन सेकेंड, ठीक है। वेसोप्रेसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, ये सही है। हाँ, वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये काम क्या करता है, ठीक है, ये एक्ट करता है डीसीटी पे, ठीक है, डीसी किडनी के डीसीटी पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। किडनी के डीसीटी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। अगर इसका हाइपो सिक्रेशन हो जाए, यानी इसका कम सिक्रेशन हो जाए, तो डायबिटीज इंसिपिडिस कॉज कर देता है, जिसमें क्या होता है, वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, लीड टू वाटर लॉस। जाहिर सी बात है, अगर ये कम सिक्रेट होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो वाटर लॉस ज्यादा कर देगा, जिसको डायबिटीज इंसिपिडिस भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पीनल ग्लैंड पे, ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीनल ग्लैंड पे, ये लोकेटेड होता है डॉर्सल साइड, पीछे के साइड, फोरबेन के पीछे के साइड पे लोकेटेड करता है। ये सीक्रेट करता है मेलेटोनिन, कंफ्यूज मत होइएगा, स्किन के पिगमेंटेशन में मेलानिन होता है, इसमें मेलेटोनिन टी आ रहा है, टी आ रहा है। इसका मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ, इसका फंक्शन पढ़ लेने के बाद ट्रिक भी पता याद हमेशा के लिए हो जाएगा। हेल्थ इन रेगुलेशन ऑफ 2 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारे बॉडी का 24 आवर रिदम मेंटेन करता है। स्लिप वेक साइकिल, हम लोग को कब नींद आता है, कब उठना है, ये भी हम लोग के बॉडी में यही मेंटेन करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल याद रखिएगा, छोटा छोटा बहुत सा ऐसा चीज होगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करता है, तो पूछ सकता है कि इसमें से कौन कौन सा हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, वन सेक, हाँ, ये मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और पिगमेंटेशन और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। चूंकि और हमारी ये 24 आवर रिदम को रेगुलेट करता है, तो इसलिए हम लोग को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, पीनल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। ये हमारे स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देख रहे टाइम का बात बार बार आ रहा है, तो याद रखिए मेलेटोनिन में टी आ रहा है, यानी टाइम से रिलेटेड बात होगा, तो आपको इससे इसका फंक्शन भी याद रहेगा, हार्मोन भी याद रहेगा, और है किससे, तो पीनल ग्लैंड से, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड, ये कंपोज होता है दो लोग इधर साइड ऑफ ट्रैकिया, ये देखिए, ये बीच में हम लोग का ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड में दो लोब पाया जाता है, दो लोब होता है इधर साइड ऑफ ट्रैकिया, ज्वाइंट बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको स्थमस कहते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, यही कनेक्टिव टिश्यू जिसको स्थमस बोला जा रहा है। ये दो लोब है, थायराइड का दो लोब है, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, स्थमस से कनेक्ट रहता है दोनों लोब, ठीक है। अब इसके अंदर जूम करके आप देखिएगा, तो इसमें दो चीज पाया जाता है, एक स्टोमल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, एक स्टोमल टिश्यू पाया जाएगा, और एक फॉलिकल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो स्टोमल टिश्यू तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन फॉलिकल सेल्स, थायराइड में जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वही हार्मोन रिलीज करते हैं, तो ये फॉलिकल सेल जो है, ये हार्मोन सिंथेसाइज हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन बनाते हैं,
ये आयोडो ट्राई आयोडोथायरोनिन और फिर से टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन, इसीलिए T3 इसको T4 भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम थायरोक्सिन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम थायरोक्सिन भी कहा जाता है। ये डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड, ए से अमाइनो एसिड है किसका, टाइरोसिन, एक अमाइनो एसिड है टाइरोसिन होता है, उसका ये डेरिवेटिव है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये एनसीईआरटी का जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप निकालिएगा तो उसमें एकदम लास्ट पोर्शन में बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ है हार्मोन के बारे में, तो वहां पे ये बात लिखा हुआ है कि थायरोक्सिन जो है डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड, कौन से अमाइनो एसिड का, तो टाइरोसिन अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये आयोडोथायरोनिन, फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन, T3 और T4। ये आयोडीन जो होता है इसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, थायराइड में इन दोनों हार्मोन का नॉर्मल सिंथेसिस होता रहे, इसके लिए आयोडीन जो होता है बहुत इसेंशियल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब अ, ये वर्ड लिया गया है थायराइड से, ठीक है। थायराइडिज्म एक बीमारी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म कब होता है, जब आयोडीन का डिफिशियंसी कम हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थायराइड ग्लैंड कम, सॉरी थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो कम बनने लगते हैं, कम रिलीज होने लगते हैं, ठीक है। जिसको हाइपो मतलब कम, थायराइडिज्म मतलब उसका जो हार्मोन सब है वो कम बनने लगे हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, जिसको ग्वाइटर भी कहा जाता है। ये अडल्ट वुमेन में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी करवा सकता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन करवा सकता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड का हार्मोन कम बनने लगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और ये कब होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, देखो आयोडीन कम होगा तो थायराइड का हार्मोन कम बनेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन आ जाएगा, तो एडल्ट वुमेन में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करवा देगा। वो इसी से एक और चीज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा भी हो जाता है, जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर वो प्रेगनेंसी के वक्त हो जाए तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी का डिफेक्टिव मैच्योरेशन हो जाएगा और डेवलपमेंट भी गलत तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और जिसके कारण उसका ग्रोथ जो होगा सनटेड रह जाएगा, सनटेड ग्रोथ रह जाएगा, जिसको क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। और उसका मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा, एब्नॉर्मल स्किन डिफम्यूटिज्म, ये सब उसका कैरेक्टर है। कब, जब प्रेगनेंसी के वक्त हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, ठीक है। फिर से ऑर्गेनिक वाले बायोमोलिक्यूल में ही एक और चीज लिखा हुआ है कि हाइपोथायरॉयडिज्म लेथर्जीनेस, लेथर्जीनेस जो भी आप पढ़ना है, लेथर्जीनेस या ऑब्सिटी, ऑब्सिटी जैसे कि आप क्या समझ सकते हैं कि एक्सेसिव मोटापा, ठीक है, एक्सेसिव फैट जब आपके बॉडी पे एक्यूमुलेट हो जाए उसी को ओबेसिटी कहा जाता है। और लेथर्जीनेस मतलब आलसपन, अरे यार कोई चीज करने का हमको मन नहीं कर रहा है, उसको लेथर्जीनेस कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर थायराइड हार्मोन कम बनने लगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने लगे तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ना कम बनना अच्छा है ना ज्यादा बनना अच्छा है, दोनों बेकार है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा, जब कैंसर हो जाए, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, या डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल इन थायराइड ग्लैंड। आप लोग को पता होगा कैंसर में क्या होता है कि सेल बहुत रैपिड मल्टीप्लाई कर जाता है, ठीक है। तो वैसे समझ सकते हैं कि वहां भी सेल्स का गुच्छा बन जाएगा। अगर थायराइड ग्लैंड का सेल अगर ज्यादा मात्रा में बन जाए तो जाहिर सी बात है थायराइड ग्लैंड ज्यादा मात्रा में बन जाएगा, उसका सेल ज्यादा हो जाएगा, तो थायराइड हार्मोन भी वो ज्यादा रिलीज करेगा। उसी तरह अगर थायराइड ग्लैंड में एक्स्ट्रा नोड्यूल टाइप बन जाए, ठीक है, तो वो भी एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन रिलीज कर देगा। जिस ये दोनों के कारण नोड्यूल बन जाए या कैंसर हो जाए, दोनों के कारण हाइपर हो जाता है, जिसमें इन विच रेट एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। और ये जो होता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर कॉज कर देता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर जिसका नाम ग्रेव डिजीज भी है, अ टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। जाहिर सी बात है हाइपरथायरॉयडिज्म के ही केस में उसका बीमारी, ये एक केस है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये इस कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हुआ, तो ज्यादा मात्रा में बनने लगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म का एक केस क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर एक केस है, एक फॉर्म है हाइपरथायरॉयडिज्म का, जिसको ग्रेव डिजीज भी कहते हैं। ग्रेव डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड तो इसमें भी होगा, ग्वाइटर में भी होता है, इसमें भी होता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ गया। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो होता है ऐसे एकदम आंख गड्ढा हो जाता है,
और आईबॉल बाहर बाहर निकल जाता है, जिसको लगता है मुर्दा, मरा हुआ आदमी का जिसका आईबॉल बाहर आ जाता है, इसलिए उसको ग्रेव डिजीज भी कहा जाता है। इसमें बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट अगले लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही निकाल दिया। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा हमारे बॉडी का, और वेट लॉस ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा बने तो क्या हो जाएगा, कम बने तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल फंक्शन देखा जाए थायराइड हार्मोन का ओवरऑल फंक्शन, हम लोग पार्टिकुलर ना कम ज्यादा का बात नहीं करें। ओवरऑल थायराइड हार्मोन आखिर हमारे बॉडी में करता क्या है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। चूंकि थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, और अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगे, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, तो जाहिर सी बात है बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर ही जाएगा, ठीक है। ये आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा आरबीसी फॉर्मेशन को ये सपोर्ट करता है। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल भी करता है। इन्फ्लुएंस करता है मेंटेनेंस ऑफ H2 एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी मेंटेन करता है। अभी तक आप लोगों ने दो चीज देख लिया, एक वैसोप्रेसिन जो वाटर लेवल को मेंटेन करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, ठीक है, वैसोप्रेसिन। और एक देख लिए हम लोग अभी थायराइड हार्मोन, जो कि मेंटेनेंस ऑफ H2O और इलेक्ट्रोलाइट लेवल ये मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज इससे नहीं होना है कि वहां पे पार्टिकुलर लिखा रहेगा कि डीसीटी के किडनी के डीसीटी के पार्ट पे एक्ट करके रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। यहाँ पे बस क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस लिखा हुआ है। तो ये छोटा छोटा वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्लैंड एक और प्रोटीन हार्मोन रिलीज करता है, जिसको टीसीटी कहा जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन कहा जाता है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। और कैसे, बाय डिक्रीजिंग इट, ये दिया हुआ है आपको समरी में, बाय डिक्रीजिंग इट जो वर्ड लाइन है, वर्ड है समरी में दिया हुआ है। तो आप लोग को याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है एक प्रोटीन हार्मोन भी आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। हम लोग जब सारा थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिए, तो थायराइड ग्लैंड में जाते जाते हम लोगों ने एक बात पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड अरे रे रे एक प्रोटीन हार्मोन भी रिलीज करता है। मतलब मैं ना भूलने का तरीका बता रहा हूँ कि जाते जाते आप लोग याद रखिए, अरे रे रे थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन भी रिलीज करता था, उसका नाम क्या था, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन जो था वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता था, रेगुलेट करता था, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता था बाय डिक्रीजिंग इट। कैसे, तो ब्लड में से कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता था, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता था, ठीक है। ऐसे कैसे करता था, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता था थायरोकैल्सिटोनिन। अब आते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड पे, ठीक है। ये 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं। हम लोग मैंने जैसे कि बताया, अगर आपका आगे से आप देख रहे हैं ये फेस है, ये आपका आगे ट्रैकिया है, ये मेरा ट्रैकिया है, यहीं पे कहीं थायरॉइड ग्लैंड होगा। तो जस्ट थायरॉइड ग्लैंड के पीछे 4 लोब होता है, 4 लोब होता है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं 4 लोब होता है ठीक है। उसका फिगर मैंने नहीं लाया, 4 लोब होता है, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड के पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। इसका आप टेंशन मत लीजिए कि कौन पेप्टाइड हार्मोन, कौन स्टेरॉयड हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन, कौन आयोडीन वाला हार्मोन, ये सब लास्ट में खुद एनसीईआरटी लिख दिया है, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो पैराथायरॉयड एक प्रोटीन यानी पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, सिंपल है। इट सिक्रेशन रेगुलेटेड बाय कैल्शियम लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। इसका जो इसका जो सिक्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होता है, आप लोगों ने देखा कि बाकी सबका जो रेगुलेशन है, आप लोगों ने देखा यहाँ पे कहीं भी पैराथायरॉयड ग्लैंड आया, कहीं भी पैराथायरॉयड ग्लैंड कहीं नहीं आया है। थायराइड आया है, लेकिन पैराथायरॉयड यानी पैराथायरॉयड पे एक्ट नहीं, पिट्यूटरी नहीं एक्ट करता है, ठीक है। तो आखिर पैराथायरॉयड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल सर्कुलेट कर रहा है, हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल सर्कुलेट कर रहा है। हमारे बॉडी में ही कहीं कहीं रिसेप्टर लगे होते हैं, वो रिसेप्टर पता कर लेंगे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम का आयन बढ़ा है या घटा है, उस हिसाब से पैराथायरॉयड यानी पीटीएच का रिलीज होगा या सिक्रीशन होगा या रुक जाएगा। और ये भी कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है। इसका सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है, पता चल गया कि हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन सर्कुलेट हो रहा है, तो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, उस हिसाब से हमारे बॉडी को पता लग जाएगा कि कब पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करना है या रोकना है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है, ठीक है।
सॉरी, ज्यादा दिन हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है देखते हैं। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब आप लोगों ने देखा टीसीटी, टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड लेवल को ब्लड लेवल को इंक्रीज करता है। सॉरी, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में। तो आप लोग तब ये कंट्रोल कैसे होगा, रेगुलेट कैसे होगा, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल कम फ्लो करेगा तो हमारे बॉडी को पता चल जाएगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज करना जरूरी हो गया, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। तो वो रिलीज करेगा और वो कैल्शियम आयन को इंक्रीज कर देगा। इट एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। जब जब हमारे बॉडी सॉरी जब जब हमारे बोन में कैल्शियम लेवल का आयन कम होगा, हमारे ये अब चूंकि कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा बॉडी में, तो कहीं ना कहीं से निकालेगा तो ही तो कहीं से इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा बात है, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है तो कहां से इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक्ट करेगा बोन पे और बोन में रीएब्जॉर्प्शन करेगा, मींस रिमूव कैल्शियम फ्रॉम बोन, और पोर कर देगा किसमें, ब्लड में। ये ब्लड में पोर कर देगा, बोन से लेगा और ब्लड में पोर कर देगा, ठीक है। इट स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल। ये रीनल ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करने लगेगा। फिर से और कहां कहां से कर सकता है, कैल्शियम इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड से भी कर लेगा। यानी एक बार अगर हमारे बॉडी में दिख गया कि कैल्शियम का आयन कम है, तो पैराथायराइड यानी पीटीएच काम करना शुरू कर देगा, बोन से, खाना से, रीनल ट्यूब्यूल से, हर जगह से कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। चूंकि ये कैल्शियम आयन को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। यानी पीटीएच एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, जिसका मतलब क्या है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है। अब लास्ट में एनसीईआरटी लिखता है पीटीएच और टीसीटी यानी पैराथायरॉयड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन प्ले वाइटल रोल इन कैल्शियम बैलेंस। हम लोग कह सकते हैं ये बात कि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का बैलेंस है वो किसके द्वारा प्ले किया जा रहा है, पीटीएच और टीसीटी के। अब आते हैं थाइमस, बहुत छोटा सा ग्लैंड है, ये लोबुलर स्ट्रक्चर है, बिटवीन लंग्स एंड स्टर्नम के बीच में पाया जाता है, दोनों लंग्स और स्टर्नम, दोनों लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड स्टर्नम और दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, एओर्टा हमारे हार्ट का जो एओर्टा होता है, मेन ब्लड वेसल जो देखते होंगे निकलते हुए, उसके वेंट्रल साइड पे यानी उसके आगे वाले साइड पे एओर्टा जो भी होगा, एओर्टा के आगे वाले, वेंट्रल मतलब आगे होता है, याद रखिएगा, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा में पाया जाता है, ठीक है। ये प्ले करता है मेजर रोल इन इम्यून सिस्टम। थाइमस जो है वो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। ये आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्लास 12 में पढ़िएगा भी कि थाइमस जो होता है ये लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि थाइमस जो है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। थाइमस जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमस थाइमोसिन, थाइमस थाइमोसिन रट लीजिए। इट हेल्प इन, और थाइमोसिन क्या चीज में मदद करता है, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में। टी लिम्फोसाइट जब बन गया तो उसके डिफरेंशिएशन में मदद करता है थाइमोसिन। और चूंकि टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हुआ ना मेजर रोल इम्यून सिस्टम के लिए। एक और बात यहाँ पे लिखता है एनसीईआरटी की, ये डिजेनरेट कर जाता है ओल्ड इंडिविजुअल में, रिजल्ट इन वीक इम्यून सिस्टम। ये धीरे धीरे एज के साथ साथ छोटा होते जाता है और ओल्ड इंडिविजुअल में डिजेनरेट ही कर जाता है, जिसके कारण ओल्ड पीपल का इम्यून सिस्टम वीक होता है। अब आते हैं हम लोग एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड एक पेयर होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एंटीरियर मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे। यानी अगर ये आपका बीन शेप किडनी है, थोड़ा सा अजीब हो गया, हाँ, इसका एंटीरियर आगे वाले साइड पे, यानी आगे से आप किडनी पे देखिएगा तो दिखेगा, आप फिगर भी एनसीईआरटी का ये देख सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे, अगर ये किडनी है तो किडनी के ऊपर टॉप कॉर्नर पे आगे साइड से एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, वन पेयर होता है, यानी हर दोनों किडनी पे एक एक होता है, ठीक है। ये कंपोज्ड ऑफ दो टिश्यू से बना होता है, इनर एड्रिनल मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स। ये तो आप याद ही रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए, तो इनर मेड्यूला एंड आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला एंड आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला आउटर कॉर्टेक्स, याद रख लीजिए। ओवरी में भी काम आएगा,
किडनी में भी काम आएगा, एड्रिनल ग्लैंड जो कि यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसमें भी काम आएगा, कि इनर वाला पार्ट मेडुला कहलाएगा। अगर वो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है तो एड्रिनल मेडुला। ठीक है, आउटर वाला पार्ट यानी बाहर साइड वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, एनसीईआरटी में मतलब डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, ये हुआ हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का ये जो 3 लेयर दिख रहा है, ये अंदर से जो ये 3 लेयर दिख रहा है, सॉरी बाहर से जो ये 3 लेयर दिख रहा है, रेड ब्लू ब्लैक, ये जो है ये है कॉर्टेक्स का पार्ट। ठीक है, ये तीनों है कॉर्टेक्स का पार्ट। ठीक है, ये तीनों है कॉर्टेक्स का पार्ट, और अंदर वाला जो क्रॉस 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 क्या हुआ है, ये मेडुला का पार्ट है, अंदर वाला मेडुला का पार्ट है। ठीक है, तो ये मेडुला हो गया, बाहर का जो 3 लेयर है वो कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स को 3 लेयर में डिवाइड किया हुआ है, एक जोना ग्लो एक जोना ग्लोमेरुल जोना ग्लोमेरुलोसा, सॉरी सॉरी जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, उसका जोना फैसिकुलेटा, फिर से जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, अब ये 3 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है, तो आपको इसको याद कैसे रखिएगा, किडनी में आप लोग GFR पढ़ रहे होइएगा, GFR किडनी में पढ़े होइएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट पढ़े होइएगा। ठीक है, तो उसी से आप लोग यहाँ पे GFR याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब समझेंगे कैसे कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है। तो ये R से याद रखिएगा, R से क्या होता है, रूम, रूम अंदर के साइड में होता है, यानी ये GFR सबसे अंदर वाला जो है वो रेटिकुलरिस है। ठीक है, तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं, GFR यानी बाहर से अंदर की तरफ यानी रूम साइड में जा रहे हैं। अब एडिनल मेडुला और एडिनल कॉर्टेक्स दो पार्ट होता है, इनर को मेडुला, आउटर को कॉर्टेक्स। इनर वाला पार्ट यानी मेडुला वाला पार्ट दो हार्मोन को सीक्रेट करता है, एक एड्रिनलिन एक नॉन एड्रिनलिन, एक उसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रिनलिन का दूसरा नाम है नॉन एपिनेफ्रिन। इस दोनों को कॉमनली कहा जाता है कैटाकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन नॉन एपिनेफ्रिन, इस दोनों को कॉमनली क्या कहा जाता है, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये फाइट और फ्लाइट का हार्मोन है, यानी कभी भी आपको अगर इमरजेंसी में अचानक कुछ होता है तो ये इन तो इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट यानी आप लोग अभी देखेंगे क्यों क्यों इसको कहा गया है। एक मिनट, अभी यहाँ पे इशारा यहाँ पे दिखा हुआ है, ये सीक्रेट होता है टू रिस्पॉन्ड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस हुआ या कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली आप पे आपके सामने आया, तो उसके उस वक्त जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं उस वक्त ये सीक्रेट होता है। ठीक है, जैसे कि पाइलो इरेक्शन, सॉरी पिपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, हार्टबीट का बढ़ जाना, रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना, ये सब इसी के कारण होता है, इसी के सीक्रेट होने के कारण होता है। इसीलिए इसको हार्मोन ऑफ फाइट या फ्लाइट भी कहा जाता है और इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, कैटाकोलामाइंस स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लाइकोजन अगर टूटेगा तो वो, चूंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो अगर ग्लाइकोजन का ये ब्रेकडाउन करवाता है तो वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाएगा ना, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन अगर टूटेगा तो ग्लूकोज में टूटेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज में जब टूट जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा हमारे ब्लड में। ठीक है, तो कैटेकोलामाइंस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टिमुलेट करता है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है, ये एडिशनल बात है, याद रखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी में है। अब आते हैं कॉर्टेक्स यानी आउटर वाले पार्ट पे, ये बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, उस सारे हार्मोन को कॉमनली कॉर्टोइड कॉर्टिकोक्वाइड कहते हैं, कॉर्टिकोक्वाइड इसको कहते हैं। कैसे याद रखिएगा, कॉर्टेक्स का कॉर्टिकोक्वाइड, कॉर्टेक्स का कॉर्टिकोक्वाइड, बाकी इधर का तो है ही मेडुला वाला। ठीक है, अब देखिए मतलब मैंने इस नोट्स को इतना सही तरीके से अरेंज किया हुआ है कि आपको कहीं और मतलब एनसीईआरटी में इसका बहुत ज्यादा खिचड़ी टाइप करके दिया हुआ है, लेकिन मैंने हर चीज को एक अलग से अब फ्लो चार्ट बना दिया है, डिवाइड कर दिया है, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में भी आसान हो। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड विच इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले एक बार एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, उस सारे हार्मोन को कॉमनली कॉर्टिकॉइड कहा जाता है। अब उस सारे कॉर्टिकॉइड में से एक कॉर्टिकॉइड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस देखिए,
एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारा कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। उसमें से हम लोग को एक पढ़ना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जिसमें से मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? कॉर्टिसोल। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं तो कह रहा है हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल जो है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन बोला था, बार बार आएगा, बहुत जगह पे आएगा, तो मार्क कर लीजिएगा। एक यहाँ पे आया और एक इससे पहले आया था थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। दिखाई देते हैं ताकि आप लोग को भी एक बार माइंड में रिवाइज होते रहता है ना, तो माइंड एक्ट करता है कि हाँ हाँ कहाँ देखे थे। देखो, थायराइड ग्लैंड का जब हम लोग ओवरऑल फंक्शन देखने आए थे तब आरबीसी दिख आया था माइंड में, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को भी मेंटेन करता है। अब ये था कॉर्टिसोल का बात। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे दो दिया हुआ है। ये तीन फंक्शन दिया है कॉर्टिसोल का, ये दो फंक्शन दिया हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। ठीक है, कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइको नियोजेनेसिस करवाता है, लाइपोलिसिस करवाता है और प्रोटीओलिसिस भी करवाता है। ग्लाइको नियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइको नियोजेनेसिस, अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जैसे ग्लाइकोजेन था या कार्बोहाइड्रेट हो, बहुत कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए। ठीक है, ग्लाइकोजेन भी कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, इसका अगर आप ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना रहे हैं तो ये तो नॉर्मल है कि कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स से ही आप लोग ग्लूकोज बना रहे हैं, ये भी ग्लूकोज से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज से बना हुआ है, तो उसी यूनिट को तोड़ के आप ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये तो सिंपल सा बात है, पुराना बात है। ठीक है, तो आखिर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स होता है कि अगर आप नया चीज जैसे कि लिपिड को लेके आप ग्लूकोज बना दें। ठीक है, प्रोटीन को लेके आप टाइम जब जरूरत हो तो ग्लूकोज बना ले, फैट लिपिड से ही फैट हो गया। जैसे हम लोग बहुत दिन से नहीं खाए हुए हैं, तो हम लोग के अंदर का सारा ग्लूकोज खत्म हो चुका है, अब हमारे बॉडी पे जो फैट जमा हुआ है, बॉडी उस फैट को यूज करने लगता है एनर्जी बनाने के लिए, तो उस फैट को यूटिलाइज करके पहले वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। यानी याद कैसे रखिएगा, नियो मतलब नया, नया सबस्ट्रेट से, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, यानी नया सबस्ट्रेट से ग्लूकोज का जेनेसिस हो जाए, ग्लूकोज का जेनेसिस हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, लाइपोलाइसिस यानी लिपिड को भी तोड़ता है, प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन को भी तोड़ता है। ये इनहिबिट सेलुलर टेकअप ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड के टेकअप को, अगर सेल कोई अमाइनो एसिड के यूटिलाइजेस, देखो सेल क्या करेगा, सेल कहीं से अगर अमाइनो एसिड को उठा रहा होगा और उसको यूटिलाइज कर रहा होगा, तो उसके उठाने और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट सेलुलर टेकअप एंड यूटिलाइजेशन ऑफ किसका? अमाइनो एसिड को इनहिबिट, अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन और टेकअप को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, कैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि हो सकता है अमाइनो एसिड का यूज यूज ये रोक दे, यूटिलाइजेशन रोक दे, कि हमको ग्लूकोज बनाना है, तुम मत ले जाओ, हमको ग्लूकोज बनाना है, हमको काम है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इनहिबिट भी कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसे मैंने कि बताया है कि कॉर्टेक्स बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है जिसको कॉर्टिकॉइड कहते हैं। कॉर्टिकॉइड बहुत तरह का होता है जिसमें से एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब हम लोग दूसरा कॉर्टिकॉइड पढ़ने जा रहे हैं जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, एक और जगह आ गया। तो इन ये पॉइंट सब याद रखिएगा, एक आरबीसी फॉर्मेशन वाला, ठीक है, एक वाटर बैलेंस वाला, कौन कौन क्या करता है, सब में कुछ ना कुछ होगा, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का और डिफरेंस नहीं अगर कहीं पता चले तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देगा, नित्य कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड जो कि रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस करता है। ठीक है, तो जिस तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत सारा था, उसमें से एक मेन था कॉर्टिसोल, उसी तरीके से मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत सारा है, और हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरोन जो है वो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये हमारे रीनल ट्यूबुल पे एक्ट करता है और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, और एक्सक्रीशन किसका करवाता है? तो पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का एक्सक्रिएशन करवाता है।
फॉस्फेट आयन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि एल्डोस्टेरोन ऑल्सो प्ले रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग पुबर्टी। पुबर्टी के वक्त हमारे एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर, इसको मतलब इसके भी ग्रोथ में एल्डोस्टेरोन मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके बीमारी पे। ठीक है, अगर अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हो जाए, एड्रिनल कॉर्टेक्स कम बने, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा तो एक्यूट वीकनेस और फैटिग होने लगेगा, थकान तरह महसूस होने लगेगा, जिसको एडिसन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज बाय हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज, हाइपो मतलब कम, यानी ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में अगर कम हो जाएगा तो उसी को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो एडिसन डिजीज में हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है ये लाइन? तो ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर के लास्ट में हार्मोन पे टॉपिक दिया हुआ है, वहां लिखा हुआ है ये वाला बात। ठीक है, तो ये कैसे आखिर हुआ? तो अभी हम लोग देखें कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन का अगर अंडर प्रोडक्शन हो जाए, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन था जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में मदद करता था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है, ऊपर से ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ये भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ठीक है, यानी दोनों ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ किया जा रहा है कॉर्टिकॉइड वाले का। ठीक है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, याद रखिएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स का बात चल रहा है। अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम घट जाएगा, तो ऐसे समझिएगा हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो हम लोग थोड़ा थके थके महसूस करेंगे, जिसको एडिसन्स डिजीज कहेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया, कम लेवल ऑफ ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसेमिया से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, यानी हेटेरोग्लाइन ग्लैंड है, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा जाता था, जिसको एसिनार सेल भी का। अब ये नहीं कि ये मत समझिएगा कि ये बात नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस इतना कम से कम पढ़ लीजिएगा। एक्सोक्राइन जो कि डाइजेशन में पढ़ा जाता है, इसके सेल का नाम होता है एसिनार सेल। ठीक है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। बचा हुआ 1 से 2% मात्र इंडोक्राइन जो होता है, मात्र 1 से 2% होता है, जो कि कंसिस्ट करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, इसके सेल का नाम था एसिनार सेल एक्सोक्राइन का। इंडोक्राइन के सेल्स का नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जो कि नॉर्मल पैनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन होता है। नॉर्मल पैनक्रियाज में मेन 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इंडोक्राइन का जो सेल है, इंडोक्राइन जो कंसिस्ट करता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो सॉरी ऐसा स्ट्रक्चर कुछ कुछ पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का कुछ कुछ स्ट्रक्चर, जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। ठीक है, 1 से 2 मिलियन होता है नॉर्मल पैनक्रियाज में, नंबर याद रखिएगा। ठीक है, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी 2 टाइप का सेल पाए जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप का सेल पाए जाते हैं, मेन 2 टाइप्स, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल। ठीक है, अल्फा सेल जो का सबको पता है कि अब वही बात आ गया, यहाँ पे आ गया ओरिजिनल डायबिटीज वाला बात। ठीक है, तो अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागोन रिलीज करता है, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि मेंटेन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कैसे? ग्लूकागोन जो है ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, तो मेंटेन ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में। ठीक है, अब ये बढ़ाता है तो आखिर ये कैसे बढ़ाता है? ये हेपेटोसाइट पे एक्ट करता है। आपको याद होगा टिश्यू चैप्टर में हम लोग हेपेटोसाइट में, लीवर के सेल में, सॉरी डाइजेशन में, सॉरी हेपेटोसाइट तो नहीं, पहले यहाँ पे एडिपोसाइट हम लोग पढ़े हुए हैं, टिश्यू वाले चैप्टर में एडिपोसाइट पढ़े हुए हैं, तो उसका काम अभी आएगा बाद में। अभी यहाँ पे देखिए हेपेटोसाइट पे, हेपेटोसाइट हमारे लीवर का सेल को हेपेटोसाइट कहा जाता है। लीवर का सेल ना कुछ फैट या क्या कहा जाता है, फैट ग्लूकोज स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारे हेपेटोसाइट पे एक्ट करेगा, हेपेटोसाइट पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट कर देगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए ये सब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का नया तरीके से जेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो हमारे बॉडी में हेपेटोसाइट यानी लीवर के सेल में ग्लाइकोज कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोजेन की तरह
स्टोर रहता है, ठीक है, ग्लाइकोजन की तरह स्टोर रहता है हमारे बॉडी में, सबको पता है ग्लाइकोजन की तरह स्टोर रहता है, प्लांट में स्टार्च की तरह रहता है। तो हेपेटोसाइट यानी हम लोग के लीवर के सेल में ग्लाइकोजन की तरह स्टोर रहता है। तो अल्फा सेल जाता है हेपेटिक साइट पे और वहां पे स्टिमुलेट कर देता है ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, उसको तोड़ देता है और ग्लूकोज में तोड़ देता है, और जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। क्योंकि ये ब्लड लेवल को बढ़ा रहा है, हाइपर मतलब बढ़ा रहा है, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। क्योंकि अल्फा सेल का काम क्या है, अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन का काम क्या है कि कैसे भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। तो वो हेपेटोसाइट से ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, जिससे ब्लड लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण वो हाइपरग्लाइसेमिक हो जा हार्मोन भी कहलाता है। यानी ग्लूकागोन ग्लूकागोन एक और काम करता है, सेलुलर टेकअप को सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को रोक देता है। जैसे कि हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स में देख रहे थे कि वो अमाइनो एसिड्स के अमाइनो एसिड्स के अपटेक को रोक दे रहा था, उसी तरह ये ग्लूकागोन जो होता है ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को, सेल को यूज ही नहीं करने देगा ग्लूकोज, कि नहीं नहीं तुम मत करो, मेरे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, हमको ग्लूकोज की जरूरत है, ठीक है। मतलब सेलुलर अपटेक नहीं करने देगा और यूटिलाइज भी नहीं करने देगा। अब आते हैं हम लोग बीटा सेल, सबको पता है इंसुलिन, और नहीं पता हो तो ऐसे याद रखिएगा कि हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो समाज है, उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकागोन का इंजेक्शन बहुत कम देखिएगा, इंसुलिन का हार्मोन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इंसुलिन का हार्मोन ज्यादा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को डायबिटीज हुआ है। डायबिटीज मतलब क्या हो गया कि ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होना, उसी को डायबिटीज कहते हैं। और चूंकि डायबिटीज के लेवल को डाउन करना है, यानी शुगर के लेवल को लो करना है, तो उसी को इंसुलिन कहेंगे, सॉरी उसी के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। यानी इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, यानी हाइपोग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, यानी हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन दिखाता है। तो अब देखते हैं इसका बाकी बात, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब होता है बैलेंस, ग्लूकोज बैलेंस में दोनों मिलके मदद करता है, ठीक है। ये भी हेपेटोसाइट पे और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करेगा, और विच इनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इंसुलिन जो एक्ट करेगा एडिपोसाइट और हेपेटोसाइट्स पे कि भाई तुम ये ग्लूकोज जो है वो ले लो, स्टोर कर लो, लेकिन ग्लूकाकॉन जब हेपेटोसाइट पे एक्ट करेगा तो वहां से ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ये तोड़ने के लिए काम करेगा, लेकिन ये उठाने के लिए कि भाई उठा लो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो गया, उठा लो। इन्हांस अपटेक को इन्हांस करेगा, जिसके कारण रैपिड मूवमेंट, ग्लूकोज का रैपिड मूवमेंट होगा ब्लड से हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स की तरफ, रैपिड मूवमेंट हो जाएगा, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, जिसको कारण हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। अब ज्यादा अगर हो गया है तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई साहब ग्लूकोज का और लेवल ज्यादा हो गया, तो ये क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को तोड़ रहा था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा रहा था, ठीक है। लेकिन ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा, जिसके कारण इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस। यहां तक ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, और जेनेसिस मतलब जुड़ना, ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है कि किसी तरह ब्लड से ग्लूकोज निकल जाए कैसे भी, ठीक है। 10 यानी इसलिए ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस हमारे ब्लड में मेंटेन किया जाता है इस दो हार्मोन के द्वारा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया यानी बहुत दिन तक प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबा ग्लाइसेमिया अगर रह जाए तो डायबिटीज मेलाइटस को लीड कर देता है, जिसमें क्या होता है कि यूरिन में ग्लूकोज यूरिया और कीटोन यूरिया, यानी ग्लूकोज बॉडी और कीटोन बॉडी पाया जाता है, जिसको इंसुलिन थेरेपी से ठीक किया जाता है। अब आते हैं हम लोग, देखिए, अदर हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे आने से पहले हम लोग वो पार्ट पढ़ लेते हैं, ये पार्ट लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग टेस्टिस और ओवरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी पढ़ लेते हैं। टेस्टिस
सबको पता है कि इसका डबल फंक्शन है, क्योंकि मेल में ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, यानी स्पर्म भी बनाता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कुछ कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। ठीक है, तो हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो इसके अंदर लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल पाया जाता है। नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए, 12th में पढ़ना है, और ड्रॉपर है तो आपको पता ही होगा कि ये लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वहां पे लेडिक सेल पाया जाता है, बता भी दिया। ठीक है, तो लेडिक सेल पाए जाते हैं, टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल पाए जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन, बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको एंड्रोजन कहा जाता है। उस एंड्रोजन में से एक मेन कौन है? मेन है टेस्टोस्टिरोन। ठीक है, बहुत सारा हार्मोन ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है एंड्रोजन, जिसको एंड्रोजन कहा गया। उसमें से मेन कौन है? टेस्टोस्टिरोन। ठीक है, तो अब एंड्रोजन का काम क्या क्या है? मेल मेजर सेक्स हार्मोन है हमारे मेल में। ठीक है, मेजर सेक्स हार्मोन है मेल में। अगर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में कि मेन से मेजर सेक्स हार्मोन कौन है, तब आप टेस्टोस्टेरोन को मारेंगे, और नहीं है तब तो एंड्रोजन है ही। ठीक है, तो एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे बियर्ड, डीप वॉइस, इस टाइप का बात हुआ। ठीक है, और स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है, यानी स्पर्म का बनने को भी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, और हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिसको मेल सेक्सुअल बिहेवियर को लिबाइडो भी कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन के मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबाइडो कहा जाता है। ठीक है, ये रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट। ठीक है, एपिडिडाइमस, फिर से एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, रेटिटेसिस, सबका, सारे एसेसरी डक्ट के मैच्योरेशन, डेवलपमेंट और फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हार्मोन प्रो दिस हार्मोन प्रोड्यूस एनाबोलिक। एनाबोलिक मतलब सिंथेटिक, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एनाबोलिक मतलब सिंथेटिक, कैटाबोलिक मतलब ब्रेक डाउन, एनाबोलिक मतलब सिंथेसिस होता है। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी सिंथेटिक इफेक्ट माने कहीं ना कहीं से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जोड़ता भी होगा, यानी बनाता भी होगा। अब कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा डिटेल रिसर्च नहीं करना है। ठीक है, अब ओवरी, ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में। ये सिक्रीट करता है दो स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करेगा ग्रोइंग, सिंथेसाइड एंड सिक्रेटेड बाय बाय किसके द्वारा? तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। एस्ट्रोजन जो होता है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, और स्टिमुलेट अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में डेवलप करता है, जैसे लो हाई पिच वाला वॉइस हो गया। ठीक है, और भी बहुत कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो आता है वो सारा यही कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अब आते हैं, ये कहता है रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी एस्ट्रोजन ही रेगुलेट करता है। अब एक आता है ईस्ट्राडायोल, टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का एक टाइप होता है ईस्ट्राडायोल। ठीक है, फिर से अगर कोई आपसे पूछ दे कि फीमेल में सबसे मेन सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों दिया हुआ है, तो आप ईस्ट्रोजन को मारेंगे। ठीक है, और ईस्ट्रोजन के अगर ईस्ट्राडायोल भी दे दिया है, तो ईस्ट्राडायोल तो सबसे मेन है। ईस्ट्राडायोल अगर ये दोनों दिया हो, ईस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन, तो ईस्ट्राडायोल को मारिएगा। ठीक है, लेकिन हालांकि कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन है तो मार्क्स दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ईस्ट्रोजन दूसरा कुछ है और ईस्ट्राडायोल दूसरा कुछ है, ये ईस्ट्रोजन का ही टाइप है। ठीक है, और जनरली इसी को मेन कहा जाता है, इसी को मेन कहा जाता है। ठीक है, तो हालांकि कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम मतलब कंफ्यूजन क्वेश्चन देता है, लेकिन वैसा क्वेश्चन जो खुद एनसीईआरटी अपने बुक में ही कंफ्यूज है वो नहीं देता है। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। आपको याद होगा कि ग्राफियन फॉलिकल जब, सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर कर जाता था, ओव्यूलेशन हो जाता था, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता था, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता था, जो कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल का मेंटेन हाई कर देता था, जो कि ये प्रोलिफरेशन जो हुआ रहता था इंडोमेट्रियम को, उसको मेंटेन करता था। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि वो इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन की मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोली का फॉर्मेशन का स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन मेमोरी ग्लैंड।
ठीक है। अब ये मैकेनिज्म लास्ट टॉपिक है, इस पे आने से पहले हम लोग आ जाते हैं ये, क्योंकि मैंने हम लोगों ने बात किया था कि अदर इनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड भी है, जैसे कि हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एट्रियल वाल ऑफ आवर हार्ट, हमारे हार्ट के एट्रियल वाल जो कि सीक्रेट करते हैं एट्रियल नाट्रियुरेटिक फैक्टर, जिसको एएनएफ भी कहा जाता है, जो कि डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल। जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम रहेगा, विच डिक्रीजेज, जब देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे बॉडी में बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो हमारे बॉडी के बीपी को लो कर देगा। एएनएफ बॉडी के ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, कैसे? बाय डायलेटिंग, अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और आराम आराम से बढ़ेगा। ये हार्ट रिलीज करता है एएनएफ, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे बॉडी में जेजी सेल होता है जो कि सिक्रेट करता है इराइथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट इराइथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फिर से आया आरबीसी, अभी तक 3 जगह आ गया है, याद रखना है। जेजी सेल किडनी में इराइथ्रोपोएटिन, किडनी में पाया जाता है, जो कि इराइथ्रोपोएटिन सिक्रेट करता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को स्टिमुलेट करता है। अब आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी स्टोमक से लेके फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब में प्रेजेंट रहता है। क्योंकि डाइजेशन चैप्टर जब रहता है तो ये सब आप लोग को अच्छे से पढ़ना था, लेकिन अब हल्के हल्के पढ़ना है तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? तो विच सीक्रेट 4 टाइप ऑफ हार्मोन, गैस्ट्रिन, सीसी के पीजेंट, सेक्रेटिन, जीआईपी। जीआईपी सबसे आसान है, क्योंकि इसका नाम ही है गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, यानी ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और उसके मोटिबिलिटी को इनहिबिट करेगा। अब गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है और एचसीएल और पेप्सिनोजेन पे को रिलीज करता है। गैस्ट्रिन क्या है? सबसे बेसिक ग्लैंड है, सबसे बेसिक ग्लैंड है, जो जाते सबसे पहले रिलीज होता है हमारे स्टोमक में, ठीक है। एचसीएल रिलीज होता ही है, पेप्सिनोजेन रिलीज होता ही है। तो गैस्ट्रिक नॉर्मल ग्लैंड है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करके एचसीएल और पेप्सिनोजेन को रिलीज करवाता है, गैस्ट्रिन। और इसी गैस्ट्रिन के सिक्रीशन और उसके मोटिलिटी को इनहिबिट करने वाला जीआईपी है, ठीक है। अब आते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हमारे एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज मतलब जो पैनक्रिएटिक जूस देता है, जो कि 99% है, ठीक है। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ H2O एंड बाइकार्बोनेट, H2O और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। कि तुम H2O और बाइकार्बोनेट, इसका क्या काम है आप लोगों ने पढ़ना है। H2O और बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करो, कौन सिक्रीट करो? सिक्रीटिन। पैनक्रियाज से एक्सोक्राइन है, यानी उसके पास डक्ट है, यानी 99% वाला बात हो रहा है, एसिनार सेल का बात हो रहा है, तो वो वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब आते हैं सीसी के पीछे पे, इसका फुल फॉर्म होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, 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 पैनक्रियोजाइम, पैनक्रियोजाइम, ठीक है। ये बोथ पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस, ठीक है। याद रखिएगा सीसी के पीजेड जो है, सीसी के पीजेड जो है, ये जूस से रिलेटेड, JUIC, ये जूस से रिलेटेड है। एक तो पैनक्रियाज का जूस और उसके बाद एक पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों के जूस से रिलेटेड, यानी पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस रिलीज करेगा। सेक्रेटिन आप और इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि ये पैनक्रियाज में क्या करता है और ये पैनक्रियाज में क्या करता है। तो ये पैन सीसी के पीजेड जूस से रिलेटेड, तो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगा, सेक्रेटिन वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा। सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू आल्सो सीक्रेट हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर। टिश्यू कुछ और भी नॉन इंडोक्राइन टिश्यू है जो कि सिक्रेट करता है ग्रोथ फैक्टर, जो कि इंसेंशियल होता है नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, हमारे नॉर्मल ग्रोथ को इफेक्ट करता है और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू को भी इफेक्ट करता है ग्रोथ फैक्टर, जो कि किसके द्वारा? नॉन इंडोक्राइन टिश्यू के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से पढ़ने से पहले एनसीईआरटी यहाँ पे बोलता है कि वो सारे पार्ट को आप कंक्लूड कर लीजिए कि कौन पेप्टाइड है, कौन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन आयोडीन वाला है, कौन एस्ट्रॉयड वाला है। हाइपोथैलेमिक का सारा, पिट्यूटरी का सारा, और फिर से टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, थाइमोसिन, इंसुलिन ग्लूकागॉन, ये सारे जो है पेप्टाइड है और प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और मेलेटोनिन, ठीक है।
ये जो है, ये है अमाइनो एसिड और ये है प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन, ये याद रखिएगा। और ये दोनों जो है ये लिपिड इनसॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है, अभी के लिए इतना ही याद रखिए, लिपिड इनसॉल्युबल है। फिर आते हैं आयोडोथायरोनिन, ये जैसे T3 और T4 थायराइड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्राडायोल, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन है, और ये जो है लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, याद रखिए एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जो कि एड्रिनल मेडुला का था वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स वो स्टेरॉयडल है। तो ऊपर का ये दोनों लिपिड इनसॉल्युबल है, नीचे का ये दोनों लिपिड सॉल्युबल है, याद रखना है। तो आप लोग याद कैसे रखिएगा, तो आप लोग याद कैसे रखिएगा, इसको याद नहीं रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो पता है कि कॉर्टेक्स है तो सब स्टेरॉयड वाला है, क्योंकि ग्लू मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी स्टेरॉयड, आइड 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 सब में आ रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसमें भी आइड आइड आ रहा है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है तो सारा स्टेरॉयड है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल सारे सेक्स ऑर्गन स्टेरॉयड है, याद रखिएगा। ठीक है, आयोडीन वाला तो पता चल ही गया, ये दो आप याद रखिएगा कि, तो बाकी सब याद रहेगा। और एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन और मेलेटोनिन, ये तीन याद रखिएगा तो ज्यादा आसानी रहेगा। लेकिन नीचे वाला दो लिपिड सॉल्युबल है, ऊपर वाला दो लिपिड इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है इस पे हम लोग आते हैं अभी। उससे पहले देखते हैं, हम लोगों ने देख लिया कि हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, हार्मोन प्रोड्यूस होता है अपने अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट के लिए टारगेट टिश्यू पे। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू के पास जाता है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन, बाय बाइंडिंग विथ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये तो है नहीं कि हार्मोन गया सेल के पास और अपना काम करने लगा, अरे भाई कुछ तो सेल के पास अपने स्पेसिफिक टारगेट के पास उसका रिसेप्टर होगा जहां पे हार्मोन बाइंड करेगा, जहां पे हार्मोन आके लगेगा तो सेल को पता चलेगा कि हाँ हार्मोन आ चुका है। तो उसी को स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडिंग साइट कहते हैं, जिसको हार्मोन रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी हार्मोन जहां पे उसको एक्ट करना होगा, 1 सेकंड, हार्मोन को जिस टारगेट पे एक्ट करना होगा वहां पे जाएगा, वहां पे हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, उससे जाके बाइंड होगा। मान लीजिए ये एक हार्मोन रिसेप्टर है, तो उसमें का एक हार्मोन आ जाएगा, उससे बाइंड करेगा, तो सेल को पता लग जाएगा कि हाँ हार्मोन आ चुका है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर दो टाइप का होता है, या तो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो, नहीं तो इनसाइड द टारगेट सेल के अंदर हो। सेल मेम्ब्रेन पे अगर प्रेजेंट है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो गया, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर सेल के अंदर है तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सिंपल है। ठीक है, अब अगर मेम्ब्रेन सॉरी इनसाइड द टारगेट सेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी मेम्ब्रेन होगा उसको क्रॉस करेगा और अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मे बी प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही इसका रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यानी अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हार्मोन रिसेप्टर देख रहे हैं। हार्मोन रिसेप्टर दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो सेल के मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं या तो इनसाइड सेल पाए जा सकते हैं। जो सेल के मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जनरली रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, याद रखिएगा, जनरली सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और जो इनसाइड द जो हार्मोन रिसेप्टर इनसाइड द सेल पाए जाते हैं, इनसाइड द टारगेट सेल में पाए जाते हैं, उसको इंटरसेलुलर रिसेप्टर पाए जाते हैं। और इंट्रासेलुलर में भी मोस्टली जो कॉमन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर दो टाइप का है, एक सेल के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो पाया जा रहा है उसमें मेजोरिटी जो है वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, इसीलिए उसको न्यूक्लियर रिसेप्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है ये जो करते, उसका जो मेजर काम है, वो जो काम है रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोम फंक्शन। इसका जो काम है जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन का काम है, इसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म का काम है। ठीक है, इतना समझ गए कि रिसेप्टर दो टाइप का होता है, वो सेल मेम्ब्रेन पे भी पाया जा सकता है, अंदर भी पाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात आया कि अंदर वही ना जाएगा जो कि लिपिड सॉल्युबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिपिड का, यहाँ पे हम लोग सेल में बाइलेयर पाया जाता है, तो जो लिपिड सॉल्युबल होगा वही ना क्रॉस कर पाएगा, अंदर जा पाएगा। अब उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि लिपिड इनसॉल्युबल है, यानी लिपिड इनसॉल्युबल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसको कहा जाएगा, उसके लिए आएगा, उसके लिए रिक्वायर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर।
उसको मेम्ब्रेन पे ही कुछ ऐसा रिसेप्टर मिल जाए जो मेम्ब्रेन पे ही बाउंड हो और हार्मोन आए उससे कम्युनिकेट करके चला जाए, तो उसको रिक्वायर होगा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर रिसेप्टर लगा हुआ है, हार्मोन आया, उससे बात किया और वो इंफॉर्मेशन जो है सेकेंडरी मैसेंजर को जाके दे दिया अंदर की तरफ और वो जाके अपना काम कर दिया। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर तीन टाइप का यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये सारे जो कि नॉन एपिड सॉरी लिपिड इनसॉल्युबल है, इन सारे को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यानी बाहर से बाहर ही इनको अपना काम करके चला जाना होता है। ठीक है, इनके लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है और सेकेंडरी मैसेंजर का भी जरूरत होता है। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल है वो तो डायरेक्ट अंदर चल जाएंगे, उसको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहा जाएगा, उसको किसी भी चीज का जरूरत नहीं होगा। याद रखिए आयोडीन वाला भी लिपिड सॉल्युबल है। अब आते हैं एनसीईआरटी के उस फिगर पे। एनसीईआरटी का फिगर में ये दिया हुआ है कि ये एक हार्मोन है, मान लीजिए एफएसएच है। एफएसएच किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी का है यानी लिपिड इनसॉल्युबल, लिपिड इनसॉल्युबल है यानी वो डायरेक्ट जा नहीं पाएगा, तो उसको सेल मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर पाया जाएगा। ठीक है, तो वो रिसेप्टर पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर आगे इंफॉर्मेशन देगा जिसको प्राइम रिस्पॉन्स फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये प्राइमरी मैसेंजर है। ठीक है, प्राइमरी मैसेंजर रिसेप्टर से आके बाइंड किया, वो अपना रिस्पॉन्स दिया, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर के पास जाएगा और बायोकेमिकल प्रोसेस जैसे कि एफएसएच क्या करा सकता है, फॉलिकुलर ओवेरियन फॉलिकुलर का ग्रोथ करा सकता है, तो वो काम हो जाएगा। ये लिपिड का बाइलेयर है जिसमें एफएसएच नहीं जा सकता है क्योंकि इनसॉल्युबल है। अब ये देखते हैं, मान लीजिए ये एक इस्ट्रोजेन है और यहाँ पे यूटीराइन मेम्ब्रेन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इस्ट्रोजेन जो है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, तो डायरेक्ट अंदर चल जाएगा और डायरेक्ट अंदर जाएगा और वो न्यूक्लियस के भी अंदर जाएगा क्योंकि ये एक इंट्रा यानी ये न्यूक्लियर रिसेप्टर वाला हार्मोन है। ठीक है, तो इसका हार्मोन जो रिसेप्टर होता है ये अंदर पाया जाता है और हार्मोन और उसके रिसेप्टर को मिला के जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन का यूज किया गया है। ठीक है, हो सकता है डायग्राम में पूछ दे कि यहाँ जो हार्मोन यूज किया जा रहा है ये ओवेरियन ओवरी का सेल मेम्ब्रेन है, तो ये एफएसएच है। ठीक है, और ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सा फिगर से भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछ सकता है ये यूटेराइन मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन होगा जो आगे जाके टिश्यू डिफरेंशिएशन करवाएगा जो कि जीनोम है। ठीक है, तो ये जनरली देख रहे हैं कि ये इस्ट्रोजेन था जो कि लिपिड सॉल्युबल था, तो अंदर घुसा, फिर से हार्मोन और न्यूक्लियस के भी अंदर घुसा, उसके अंदर इसका रिसेप्टर बना हुआ था, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। फिर जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, वो जनरली जीन नहीं तो क्रोमोसोम पे ही वो जाके इफेक्ट करता है, कौन? इंट्रासेलुलर हार्मोन। ठीक है, तो जीनोम पे जाके एमआरएनए बनाया, फिर प्रोटीन बनाया और फिर से टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो गया, जो कि ये स्टेरॉयड हार्मोन के केस का बात हो रहा है। ये जो पहले वाला था, ए वाला, वो प्रोटीन हार्मोन का बात किया जा रहा था। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ। अ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं कि कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, तो